मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राकेश कुमार खिलेरी है और हम आज पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी प्राकृतिक संपदा है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमने देखा कि प्राकृतिक संपदा में हम मुख्य रूप से 3 कारक देखते हैं, जो था स्थल, जल और वायु। वायु से हमारा बनता है वायुमंडल। अब आज हम इस क्लास में हम देखेंगे कि वायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो कौन से कारण हैं जिस कारण हमारी पवनें हैं वो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर की ओर चलती है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हवा की गति या वायु की गति। वायु की गति, वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन, पवने, है ना, या फिर पवनों की गति किस प्रकार से होती है। इस गति को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी पदार्थ है, जैसे हम ले लेते हैं जल, तो जल पहले गर्म होता है या फिर स्थल पहले गर्म होता है या फिर हवा पहले गर्म होती है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। चलो, उसके लिए आपको तीन आपको लेने पड़ेंगे बीकर। आपको 3 बीकर लेने हैं। हम कर रहे हैं प्रयोग नंबर 1। इसमें हम तीन बीकर लेंगे, ठीक है। एक बीकर में हम केवल पानी ले लेंगे। एक बीकर में हमने केवल पानी लिया है और इस बीकर के साइड में एक थर्मामीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? थर्मामीटर। सबको पता है ना थर्मामीटर का काम क्या होता है? थर्मामीटर का काम होता है उस पदार्थ का या फिर उस जगह का टेम्परेचर ज्ञात करना कि भाई उस जगह कौन सा कितना टेम्परेचर या तापमान है उस जगह का, ठीक है। अब दूसरा हम इसी प्रकार का एक दूसरा बीकर लेंगे जिसमें हम रेत भर लेंगे, रेत या बालू जो हमारे घरों के आस पड़ोस में रहती है, वो इसमें रेत भर लेंगे। इसमें क्या है? केवल पानी है और इसमें रेत है। अब तीसरी हम एक बोतल लेंगे जो ऊपर से बंद कर सकते हैं। एक हम क्या ले लेंगे? बोतल। इस बोतल के अंदर भी हम एक थर्मामीटर लगा के रखेंगे। इस बोतल में हमें कुछ नहीं लेना है, बोतल को खाली रखना है और ऊपर से इसको ढक देना है ढक्कन के द्वारा, ठीक है। ये लो जी, इसमें भी थर्मामीटर लगा दो। ये बोतल है, इसमें केवल क्या है? कुछ नहीं है। इसका मतलब इसमें हवा है। तो इस प्रकार हमने 3 पात्र लिए हैं। एक पात्र के अंदर हमने पानी डाला है, दूसरे में हमने रेत डाली है और तीसरे में हमें कुछ नहीं डाला है, केवल हवा है। अब हमें सर्वप्रथम इसका छाया में तापमान नोट करना है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा छाया में तापमान कितना होगा वो हमें नोट करना है। छाया में पहला प्रेक्षण हो जाएगा छाया में तापमान नोट करें, ठीक है। तीनों का हमें पहले छाया में तापमान नोट कर लेंगे कि भाई जल का कितना छाया में टेम्परेचर है, रेत का कितना है और हवा में कितना है। हम मान लेते हैं जल का यहाँ पे कितना है, क्योंकि कमरे के तापमान पर हमेशा टेम्परेचर होता है वो समान रहता है, लगभग कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। उतना ही रेत का होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि हवा है, हवा हल्की है, इसलिए इसका तापमान है वो थोड़ा कम होगा। हवा का तापमान है वो थोड़ा कम होगा, इसको हम लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ले देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, इनको छाया से हटाकर धूप में रख देते हैं, है ना। अब इन तीनों अरेंजमेंट को लगभग 3 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए इसको धूप में रख देते हैं, प्रकाश में रखते हैं। ठीक है। 3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि भाई जो ये अपना थर्मामीटर है ना, ये क्या चीज है, थर्मामीटर। थर्मामीटर, इसका पाठ्यांक हम देखेंगे और तीनों का हम नोट कर लेंगे। तीनों का पाठ्यांक है वो नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट होगा 3 घंटे पश्चात 3 घंटे पश्चात पानी या फिर जल और रेत और हवा का तापमान, तापमान को मैं टी से लिख रहा हूं, है ना, टी कितना होगा। हम देखते हैं कि 3 घंटे पश्चात जल का तापमान है वो बढ़कर 40 डिग्री हो गया है और रेत का तापमान हो गया है 45 डिग्री और हवा का हो गया है 50 डिग्री। ये तापमान है वो लगभग है, कभी धूप तेज होती है तो इसका तापमान है बदल भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सर्दियों में धूप कम होती है तो इसका तापमान है वो कम भी हो सकता है। अब हम क्या देख रहे हैं, इन तीनों को देखिए और इन तीनों को देखिए। आप देखेंगे कि 3 घंटे पूर्व जब ये तीनों अरेंजमेंट हवा में ठंड में थे या फिर छाया में थे तो इनका तापमान है वो लगभग बराबर था, है ना। और जब हमने इसको गर्म करने के लिए धूप में रखा तो हम देखते हैं कि इनके तापमानों में पर्याप्त अंतर आया, 5-5 डिग्री का अंतर आया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक सबसे जल्दी गर्म कौन हुआ, सबसे जल्दी गर्म हुई हवा। हवा है वो गर्म होने की गति सबसे तेज है। उसके बाद में कौन सी हुई, रेत, उसके बाद में रेत गर्म हुई और सबसे लास्ट में कौन सा गर्म हुआ, जल। अब हम क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन ये रहेगी, तीसरी कंडीशन रहेगी अब हम इन तीनों को वापस धूप से छाया में रखेंगे। तो छाया में रखेंगे तो क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे ये जल छाया में रखने पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो जल है वो सबसे कम गति से ठंडा होगा। जल का टेम्परेचर है वो सबसे कम गति से ठंडा होगा, है ना। तापमान है सबसे कम गति से ठंडा होगा। उसके बाद में कौन सा होगा, उसके बाद में रेत। रेत है जल की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल की अपेक्षा जल्दी ठंडी हो जाएगी। और अब हाथ में बचा हवा। हवा भाई जैसे ही इसको ठंड में रखा, जैसे इसको छांव में रखा, तुरंत लगभग 5-10 मिनट के बाद में ये जितना पहले छांव में था इसका टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री, ये 10-15 मिनट के बाद में ही अपना वापस 20 डिग्री ग्रहण कर लेगी। मतलब ये सबसे जल्दी हो जाएगी ना, सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी। सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जल है वो एक बार गर्म होने के बाद हवा और रेत की बजाय कम ठंडा होता है, अधिक समय लेता है। जबकि रेत है वो हवा से तो लेट ठंडी हो रही है, बल्कि जल की अपेक्षा जल्दी वापस अपना टेम्परेचर ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थल है
वो जल की अपेक्षा तो जल्दी ठंडा होता है, बल्कि हवा की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। चलो ये हमने देख लिया। इसके हम 2-3 क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। यदि आपसे पूछें कि स्थिति 1, इसको हम स्थिति 1 कह सकते हैं, इसको हम स्थिति 2 कह सकते हैं, इसको हम स्थिति 3 कह सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है, बताइए कि ऊपर दी गई तीनों स्थितियों में सबसे पहले अपना मूल टेम्परेचर ग्रहण कौन करता है। तो हमने अभी देखा था सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, हवा, तो हम कह देंगे 3 नंबर, है ना। और सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, पानी, तो हम कह देंगे जल। सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, जल। और बीच वाला कौन सा रहेगा, रेत है, वो जल से तो कम समय लेता है, जबकि रेल से अधिक समय लेता है। चलो ये प्रयोग है हमें इस बात में सहायता करेगा कि वायु की गति है वो स्थल से जल की ओर होती है या जल से स्थल की ओर होती है, या फिर पूर्व से पश्चिम की हवाएं कैसे चलती हैं या उत्तर से दक्षिणी हवाएं कैसे चलती है, इसमें यह सहायता करेगा। अब हम देखेंगे कि कोई भी हवाएं चलती है हमारे, वो स्थल से जल की ओर कब चलेगी और जल से स्थल की ओर कब चलेगी, उसके लिए एक अलग प्रयोग है वो करते हैं। उसको समझने के लिए हम एक काम करेंगे, वापस एक बीकर लेंगे, चौड़े मुंह का बीकर लेंगे, ठीक है। इस बीकर के अंदर हम मोमबत्ती रख देंगे एक, और उस मोमबत्ती को जला देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहली स्थिति में इस मोमबत्ती के एकदम मुंह के पास में एक अगरबत्ती को लाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसका धुआं किस ओर जा रहा है। जब हम इसको पास में लाते हैं तो धुआं एकदम से ऊपर की ओर जाता है। क्या है, धुआं एकदम से ऊपर की ओर जाता है। यदि हम इस अगरबत्ती को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, है ना, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, धुआं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और यदि ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, अब यदि तीसरी स्थिति में हम क्या करें, इस अगरबत्ती को इससे बहुत दूर रख दे, है ना, साइड में ले जाएं, तो क्या होगा, धुआं एकदम से टेढ़ा हो जाएगा। तो हमने यहां क्या देखा, हमने देखा कि जब अगरबत्ती हमारी थी वो मोमबत्ती के पास में है ना, मोमबत्ती के पास में, तो जो धुआं था, जो हवा थी, वो यहाँ की क्या हो गई, गर्म हो गई, गर्म होकर ऊपर की ओर उठ गई और एकदम से ऊपर की ओर जा रही है। अब यहाँ पे क्या थी, वो मोमबत्ती से गर्म होने वाली हवा है वो कम हो गई, और वो कम गर्म हो गई जिस कारण वो है मुड़ गई, और यहाँ पे तो बहुत कम गर्म हो रही है तो एकदम से ही मुड़ गए। तो यहाँ पे हम इस प्रयोग में हमने कह सकते हैं, जब हमारी हवाएं हैं दिन के समय हवाओं की गति है वो क्या होती है, स्थल से जल की ओर होती है, स्थल से जल की ओर होती है ना। जब दिन के समय है वो हवाओं की गति स्थल से जल की ओर होती है, जबकि रात के समय हवाओं की गति है वो जल से स्थल की ओर होती है, जल से स्थल की ओर
होती है। अब देखो इसका कारण क्या है, हमारा यहाँ पे देखने का कारण है कि दिन के समय जो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर क्यों होती हैं और रात के समय हवाएं हैं वो जल से स्थल की ओर क्यों होती है। हमने कहा जब कोई दिन के समय तापमान होता है, सूर्य का प्रकाश है वो स्थल पर पड़ता है, स्थल पर पड़ने के कारण वहां पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तापमान है, ये मान लो अपना धरातल है, यहां पे सूर्य का प्रकाश है वो गिरा, जिससे क्या होगा, यहां का तापमान है, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो हवाएं थी यहां पे जो गैसें थी वो ऊपर की ओर उड़ गई, ऊपर की ओर उठी तो यहां पे दाब है, वायु दाब क्या हो गया, कम हो गई। दूसरी ओर अपना जो जल था, समुद्र था, वहां पे तो एग्जैक्ट है, वहां पे तो वायु दाब उतना ही है जितना पहले था, तो यहाँ पे वायु दाब कम होने के कारण हवाएं हैं वो इस ओर से आती रहेगी। तो यहां से क्या हुआ, हवा का दाब है यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है, तो हवा का दाब है बराबर रखने के लिए हवाएं जल से स्थल की ओर बहने लगेगी। और अब जब रात का समय होगा तब क्या होगा, अपना सूरज होगा नहीं, परंतु जो जल है, जल भी तो पहले गर्म हुआ था, गर्म जल या फिर जल का तापमान है वो और स्थल का तापमान है वो अभी बराबर है। अब जैसे ही सूर्य खत्म हुआ, सूर्य अस्त हुआ, अस्त होने के बाद में ये स्थल अपना वो तेजी से ठंडा होगा। हमने कहा था ना स्थल है वो जल की अपेक्षा तेजी से ठंडा होता है, तो ये तेजी से ठंडा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वायु दाब बढ़ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा। तो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर बहने लगेगी। इस बार हम कह सकते हैं कि दिन के समय में स्थल से जल की ओर और रात के समय में जल से स्थल की ओर हवाएं बढ़ती है। आज हमने देखा कि वायु को किस प्रकार से प्रवाहित करते हैं, वायु है पूर्व से पश्चिम या फिर स्थल से जल और जल से स्थल किस प्रकार प्रभावित होती हैं। कल की कक्षा में हम देखेंगे कि वर्षा किस प्रकार होती है और वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। नमस्ते।